हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आइए आज पढ़ते हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और आपको चैप्टर का नाम देखते ही पता चल गया होगा कि हमें पढ़ना है फोर्स के बारे में। ठीक है, और देखिए एरो बना दिया मैंने पहले से ही कि फोर्स क्या है। या तो पुश है, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब किसी ऑब्जेक्ट को खींचना। तो फोर्स क्या होता है, पुश या पुल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखो या तो पोजीशन को, या तो इसके मोशन को, या तो उसके डायरेक्शन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो लिखिए बेटा, फोर्स इज अ पुश और पुल, है ना, दैट चेंजेस, या तो चेंज कर देगा भाई साहब, ये मैं चार्ज लिख रहा हूं, दैट चेंजेस और tries to changes the position of या हाँ ठीक है, मैं मेरी मान्यता tries to changes the position of rest और मोशन लिख लीजिए। ठीक है, अब डायरेक्शन भी इसमें ऐड कर लेना। बस इतना जान लीजिए, या तो ये चेंज करता है या तो चेंज करने की कोशिश करता है। आपके सामने रखा है एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, आपने उस पर फोर्स लगाया, दो चीज हो सकती है, या तो मैं उसको मूव करा दूंगा या तो मूव कराने की कोशिश करूंगा, तो वही आपका फोर्स होता है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द पोजीशन ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कुछ भी बोल लीजिए, चाहे इस पे डायरेक्शन बोल लीजिए, सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पुश दिखाता हूं कैसे हो सकता है और पुल के लिए दिखा रहा हूं मैं। ये लिया एक हॉरिजॉन्टल लेवल और यहां पर भैया एक ब्लॉक ले लीजिए और देखिए, अगर मैं इस पे ऐसे धक्का मार रहा हूं भाई साहब, तो ये भैया पुश है। और अगर मैंने यहां पर ब्लॉक रखा, देखो वो कितनी अच्छी बात है, यहां पर है ना ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक ले रहा हूं, ठीक है ना। इस बार देखो इस ब्लॉक को मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो भैया ये पुल है। अब तुम चाहे इसको पकड़ के ऐसे खींचो, कैसे भी खींच लो भाई साहब, चाहे ऐसे पकड़ खींच लो, चाहे ऐसे पकड़ के खींच लो, ये भी ये पुल की कैटेगरी में ही आएगा, है ना। चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है भाई साहब, सोचो रुका हुआ है, उसको आपने क्या किया, धक्का मार दिया, तो रेस्ट से वो मोशन में हो जाएगा। रेस्ट से वो किस में हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, मूव। और ये फोर्स क्या कर सकता है, स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। तो क्या लिखोगे, फोर्स कैन मूव अ कौन सी बॉडी, यस, रुकी हुई बॉडी को ये चला सकता है। और सुनो, चलती हुई बॉडी को क्या कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अरे जब जब हम लोग छोटे थे भाई साहब, तो ये देखने को हमेशा मिलता था कि साइकिल, कोई कोई बंदा साइकिल चला रहा है ना भाई, मैंने कहा कि मुझको कुछ दूर तक छोड़ दो, तो जो साइकिल चलाता था वो बोलता था भैया ऐसा है, बैठना तो बैठ जाओ लेकिन थोड़ा धक्का मार के बैठो। तो धक्का मार के बैठने का क्या मतलब होता है कि मेरी धक्का मार के मैं क्या कर रहा हूं, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा हूं। ठीक, तो फोर्स क्या कर सकता है कि स्पीड को बढ़ा सकता है। अब सोचिए कोई बच्चा चला रहा साइकिल, मुझे उसको परेशान करना है, तो हम क्या करते हैं कि हल्का साइकिल खींच देंगे, तो उसकी स्पीड धीमे हो जाएगी, फिर ऐसा पलट के देखेगा, हाँ कौन कर रहा भाई सब ऐसा। तो फोर्स क्या कर सकते हैं, धक्का मारेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी साइकिल की, और अगर खींच दूंगा तो स्पीड घट जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी।
द स्पीड ऑफ बॉडी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ, बॉल इधर से आ रहा है या बॉल ऐसे ही आ रहा है, मैंने बॉल मारा, बैट से बॉल को मारा, बॉल इधर चली गई, हमने किया क्या, फोर्स लगा के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो कैन चेंज, है ना। अरे बॉल तो खेलते ही होगे, बैट बॉल आजकल तो सबका फेवरेट है, लेकिन आजकल बास्केटबॉल भी हमारे तक के बच्चे बहुत खेलते हैं सर, इंटरेस्ट बहुत लेते हैं। कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। मैं भी सोच रहा हूं कि मार्च के बाद जो है मैं भी थोड़ा वो सीखूंगा। चलिए, तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, मतलब ये सब चीजें हो गई, इसमें देख लीजिएगा भाई। रुक रुक चलती हुई बॉडी को रोक दे, फोर्स लगा के चलती हुई बॉडी को हम रोक सकते हैं, रुकी हुई बॉडी को हम चला सकते हैं, स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं, और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट फोर्स, ठीक है भाई। अगर किसी एक बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेस लगते हैं तो उस फोर्सेस को क्या बोला जाता है, यस, कॉनकरेंट फोर्स। लिखिए भैया, F1, F2, F3, F4, और सभी का अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो हम बोलेंगे ऐसे फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्स। और अगर नेट फोर्स 0 ना हो सर तब, अरे तो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। इतना कौन लिखेगा, लिख दिया गया भैया, अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन इसको बता दो बच्चे, भाई सब कहते भाई क्या क्या बता दिया मास्टर ने, है ना। तो इसी को मैं कॉपी करता हूं उठा के, और इस सारे फोर्सेस को मैं गायब कर देता हूं, है ना, ताकि मजा आ जाए भाई साहब। एक कट जा भाई साहब, अब इसको कॉपी कर लेते हैं 2 जगह। अब जरा सोचो, इस पे अगर इधर देखो, अब देखो बच्चे को कितना अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो ना, ये F1 है सर, ये क्या है F2। अगर कोई 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स में दोनों फोर्स ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों फोर्स अपोजिट होते हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स होता है। मान लिया कि F1 बड़ा है, यानी F1 बराबर है F2 से, तो इससे तो देख के समझ में आ गया भाई साहब कि अगर 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इस केस में F नेट हो जाएगा 0, यानी ये कहलाएगा आपका बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, मैं बैलेंस फोर्स बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए आप 2 फोर्सेज हैं तो बैलेंस फोर्सेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। अच्छा, अगर यही दोनों फोर्स, अगर एक फोर्स इधर था और एक फोर्स इधर इधर था, इधर F1 है और इधर F2 है, अगर मैंने बोला आपसे भैया F नेट बताओ, बहुत आसान है सर, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। सर यहां तो दिख नहीं रहा बड़ा फोर्स, लो भैया मैं लिख दे रहा हूं, F1 इज बड़ा देन F2, तो लिखेंगे हम लोग F1 माइनस F2। ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इन फोर्सेस को मैं बोलने वाला हूं, क्या बोलने वाले भाई लोग, अनबैलेंस फोर्स, यस, एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है ना। ये चैप्टर भैया ट्रेंड कर रहा है इस समय, सबसे ज्यादा बच्चे इसी को पढ़ रहे हैं आजकल, तो हमने भी इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जरा सोचिए, हालांकि मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं इस टॉपिक के लिए, मैं इसमें लेवल बहुत ही लो रख रहा हूं इसमें, ताकि हर बच्चों को समझ में आए, है ना, लेकिन फिर भी रिस्क ले रहा हूं इसमें। देखो आप सबको पता है कि नीचे यहां पर लगता है mg और ऊपर भाई साहब लगता है नॉर्मल, पढ़ा ना आपने। अब देखो साफ साफ बात यह है कि ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो ब्लॉक नीचे जा रहा है, भाई धंस तो रहा नहीं है। अगर धंसता तो mg ज्यादा होता, अगर ऊपर उड़ जाता नॉर्मल ज्यादा होता, लेकिन अभी ये स्टेशनरी है, इसका मतलब ना तो ये ज्यादा ना तो ये ज्यादा, दोनों क्या है, बराबर। तो ये फोर्सेस क्या है भाई साहब, बैलेंस फोर्स। ठीक है। अच्छा मान लो सर मैं इस पे इधर फोर्स लगा दिया F, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रहा सर, ये चल नहीं रहा, मैं तो फोर्स लगा रहा हूं ये चल नहीं रहा। इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि यहां पर एक फ्रिक्शन लग रहा भैया पीछे, और जितना तुमने फोर्स लगाया उतना ही यहां पर क्या लग गया, फ्रिक्शन।
इसलिए आगे नहीं चल रहा। तो ये फोर्सेस आपके कैसे हो गए? बैलेंस्ड फोर्स हो गए। क्या हो गए? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, चलिए, बैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। ठीक, अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें होता फर्स्ट लॉ, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फिर से, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले आपको बताना है मोमेंटम। समझाता हूं, समझिएगा। किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है उसको बताने के लिए एक हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसका नाम है मोमेंटम। और वो भाई साहब उसका सिंबल है P। और अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास है m और उसके पास वेलोसिटी है v, तो उसके मोमेंटम को लिखने का तरीका होता है मास इनटू वेलोसिटी। कितना आसान काम है सर, कितना आसान काम है कि सर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और भैया इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया भाई साहब यूनिट। अगला ये ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी। और मेरी बात मानिएगा कि अगर बॉल इधर जा रहा ना तो इसके मोमेंटम को आप लिखिएगा प्लस, और जब यही बॉल आपका इधर जा रहा होगा तो प्लीज इसको लिखिएगा माइनस। ठीक है, माइनस m। साइन का जरूर ध्यान रखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इधर जा रहा है तो प्लस में लिखूंगा, अगर इधर जा रहा है तो माइनस में लिखूंगा, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत फेमस है ना। यहां पर ये वॉल है भाई साहब, वॉल थोड़ी तिरछी होगी, मैनेज कर लेना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूं, मैनेज करिएगा, चूंकि रिवीजन क्लास है ना। ये अच्छा रहा तो इस पर ब्रीफ में भी बनाऊंगा मैं। यहां पर एक बॉल है, और कॉपी कर लेता हूं मैं ऐसे भी, और ऐसे आया और इससे लड़ा और इधर चला गया, और इसमें वेलोसिटी अभी भी है। तो होगा सर ये क्या है? ये टक्कर खाने के बाद ऐसे ही तो आना चाहिए। बना लो ऐसे ही, इसको थोड़ा दूर कर लो, इसको थोड़ा पास कर लो, ऐसे। अब तो क्लियरिटी दिख रही ना। टक्कर खाने के बाद फिर यहां ऐसे चली गई, टक्कर खाया और ऐसे चली गई। कि हर बच्चों से पूछा जाता कि बताओ चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो कहेगा सर ये भी मोमेंटम mv, ये भी मोमेंटम mv। तो क्या हो जाएगा सर, ये दोनों मोमेंटम तो सेम है, चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा। लेकिन नहीं, इनिशियल जो मोमेंटम है ना भाई साहब, वो प्लस mv नहीं है, हाँ माइनस mv है, क्योंकि इधर है। और फाइनल मोमेंटम क्या है? ओ भाई mv है। अब लिख के दिखा चेंज इन मोमेंटम, अब लिख के दिखा चेंज इन मोमेंटम। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोलो पी फाइनल क्या है? mv। इनिशियल क्या है? माइनस mv। बोलो mv माइनस माइनस प्लस mv, तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ भाई लोग? 2mv। जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा? 2mv। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा मैनेज करिए। ओके, चलिए मैं इसको 3 जगह कॉपी कर ले रहा हूं, 1 2 3। ठीक है, देखो P का फॉर्मूला होता है mv। अगर मास कांस्टेंट है, अगर ये वाला पार्ट क्या बोल भैया? कांस्टेंट, तो याद रखिएगा P और V में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है। और भाई साहब डायरेक्टली ग्राफ बनता ऐसे, किसके किसके बीच के ग्राफ? P और V के बीच। और इसको लिखा जाएगा P1 बाई P2 इक्वल्स टू V1 बाई V2। भैया देख ले ध्यान से, P के सामने V तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, है ना। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट। फिर से P बराबर mv। इस बार V कांस्टेंट है भाई, इस बार V कांस्टेंट है ना। तो P और M में कैसा रिलेशन? डायरेक्टली। तो फिर से वही बात, P और M में कैसा ग्राफ होगा?
हाँ भाई, डायरेक्टली होगा। और यहां पर P के सामने M है, पिछली बार P के सामने V था तो P1/V2 V1/V2, लेकिन यहां P के सामने इस बार M है तो लिखूंगा मैं P1/P2 इक्वल्स टू M1/, ठीक है। नेक्स्ट P इक्वल्स टू होता है MV, तो M बराबर क्या हो जाएगा सर, P/V। देखो इन सबको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको देखो अगर M सामने है ना तो इसको बोलेंगे डायरेक्टली, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, M, है ना। और यहां पर अगर ये P कांस्टेंट है तो ये जो कांस्टेंट होता है ना वो प्रोपोर्शनलिटी में आ जाता है। देखो सिंबल अभी भी यही है, लेकिन ये V है नीचे, अगर ये V सामने होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, देखिए V यहां पर नीचे है तो ये है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं क्या बोलूंगा, M इज 1/V नहीं बोलना है, M इज 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V नहीं बोलना है, M इज इनवर्सली मतलब ही नीचे आ गए भाई। तो क्या बोलूंगा, M इज, फिर से बोल रहा हूं, कई बच्चे बोलते हैं कि M इज इनवर्सली 1/V, ना ना ना, इनवर्सली बोल दिया मतलब नीचे आ गया तू, है ना। तो क्या पढ़ूंगा, M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखो डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, P और V, इसका मतलब V बढ़ाओगे तो P बढ़ेगा और यहां पर V घटाओगे तो P घटेगा, है ना। यहां पर M बढ़ाओगे तो P बढ़ेगा और M घटाओगे तो P घटेगा। लेकिन इनवर्सली में भैया थोड़ा उल्टा हो जाता है कि V बढ़ाओगे तो M घटेगा और V घटेगा तो M बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा। और मैं बता दूं बच्चा इसको मैक्सिमम जो है 9th क्लास में इसका जानता ही नहीं नाम, कि ये नाम क्या है इस ग्राफ का। वो इससे पिछला वाला होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन बोल लेंगे उस पिछले वाले ग्राफ को। भैया इस वाले ग्राफ को क्या बोलेंगे, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन 9th तक बच्चा जान ही नहीं पाता कि इस ग्राफ का नाम क्या है। तो जान लो भाई, इस ग्राफ का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूं लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे इसको कर लेंगे, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डन है, क्लियर है। अब मैं इस पे तमाम क्वेश्चन दे दूंगा। मैं कहूंगा भाई ये ले ये 100 किलो का ये ब्लॉक है, ये चल रहा 4 मीटर पर सेकंड से, बोलेगा भाई मोमेंटम बता दे। कितना आसान है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास आपका है 100, वेलोसिटी आपका 4, तो ये आ जाएगा 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बहुत आसान है, 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बहुत आसान है, क्लियर है। हाँ, अब अगर हमें मोमेंटम आ गया हो तो चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ओहो, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना भाई साहब। पढ़ाई देखो एंजॉय करके करना चाहिए, है ना। थोड़ा मेहनत करिए, नहीं आ रहा है फिर मेहनत करिए, 1-2 दिन बाद फिर मेहनत करिए। लगातार जब इस पे आप किसी टॉपिक को ध्यान देने लगेंगे तो आपको जरूर आएगा, है ना। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज शुरू में कहोगे मैथ्स नहीं आ रही है, भाई मैथ्स मेहनत करना पड़ेगा, तो फिजिक्स के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको, है ना। और जान लीजिए कि जिस दिन आपको समझ में आ गया ना भाई साहब, नींद गायब हो जाएगी। ये सब फिर नहीं, फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नींद तुम्हें क्यों आ रही है। अरे भाई नींद इसलिए नहीं आ रही है, हाँ नींद इसलिए आ रही है क्योंकि तेरा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो नींद अगर नहीं आना चाहते हो ना आए तो भाई पढ़ो, इंटरेस्ट बन जाएगा, तुम्हें मन ही नहीं करेगा सोने का, क्योंकि भाई एक चैप्टर और पढ़ता हूँ सर, है ना। चलो न्यूटन सेकंड लॉ, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी थी u, तो मैंने मान लिया इसका इनिशियल मोमेंटम है mu, ओके। अब बाद में मान लो कि कोई फोर्स लगा इस पे और इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया mv। तो मैं कहूंगा चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है सर, mv माइनस mu, और अपॉन में टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। साफ साफ दिख गया, रेट ऑफ बड़ा अपॉन में टाइम का मतलब क्या होता भैया, रेट, द रेट ऑफ देखो टाइम अपॉन में आ गया, रेट आ गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने कहा ना सामने भाई
सामने सब चीजें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली क्या, प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यही कहा जाता है भाई कि जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। और जो ये प्रोपोर्शन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो आएगा के। एम कॉमन ले ले मेरे भाई, वी माइनस यू अपॉन में टी आ जाएगा, और यही होता है एक्सेलरेशन। तो एफ बराबर हो जाएगा के एम इंटू ए। अगर सब चीजें अगर ये एसआई में लिया जाए तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 और एफ का फॉर्मूला बन जाएगा एम इंटू ए। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया आप लोगों के लिए, एफ इक्वल्स टू। कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये सेकेंड लॉ है, ना ना ना, सेकेंड लॉ ये है, ये उसका स्पेशल केस है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब मास तुम्हारा कांस्टेंट हो, मास तुम्हारा बोलो क्या हो, कांस्टेंट, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। सेकेंड लॉ ये है, और ये तब लगता है जब मास तुम्हारा कांस्टेंट है। अगर मास तुम्हारा वेरिएबल हो, इफ m इज वेरिएबल, तो उस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है v डेल्टा m अपॉन में डेल्टा। यहां पर मास बदल रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट। समझना ध्यान से, अगर कोई एक कंटेनर है और वो कंटेनर यहां गाड़ी से अटैच है ना, इंजन से, और इंजन इसको v स्पीड से ले जाना चाहता है, लेकिन यहां पर मान लो कि इस टंकी से कोई मास लीक कर रहा है, और जो मास लीक कर रहा है वो डेल्टा m बाई डेल्टा टी कर रहा है, इतने सेकंड में इतने किलोग्राम गिर रहा है। तो इस गाड़ी को कांस्टेंट स्पीड चलाना है। देखो इसमें से क्या गिर रहा है आपका, मान लो कि मटेरियल है, सैंड है या कोई भी चीज है ना, इसमें से गिर रहा है पर सेकंड या पर आवर में गिर रहा है। तो इस गाड़ी को v स्पीड से चलाना है, मास बदल रहा है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा F इक्वल्स टू v डेल्टा m बाई डेल्टा। v क्या है, गाड़ी को जिस स्पीड से चलाना चाह रहा है, डेल्टा m बाई डेल्टा टी क्या है, जिस मास से यहां पर, जिस रेट से तुम्हारा मास बाहर आ रहा होगा, है ना। हालांकि ये टर्म हमारे काम का नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि ये फॉर्मूला हमेशा नहीं लग जाएगा। ये मत बोल देना सेकंड लॉ में मत बोल देना, ये याद रखना, F बराबर क्या बोलो ma है, तो ये सेकंड लॉ का स्पेशल केस है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब मास हमारा कांस्टेंट। यानी एक चीज तो क्लियर होगी कि फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा, है ना। और कौन सा फोर्स भाई, कौन सा फोर्स, बैलेंस फोर्स के अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स कभी भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता भैया। बैलेंस फोर्स कभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स। तो क्या लिखूंगा बताओ, क्या लिखूंगा भैया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा ना मैंने, तो क्या लिखूंगा, ये कौन सा फोर्स होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स भैया क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। अनबैलेंस फोर्स क्या करता है भैया, हाँ आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। देखो ये चीज जान लीजिए, बहुत ही खतरनाक चीज होती है ना। बच्चा बस समझ लेता 9th क्लास में, जब बड़ी क्लास में जाता है तो इसको समझता ही नहीं है। समझो भाई साहब, अगर तुम्हारे पास फोर्स लगा है किसी मास पर तो पक्का एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा भाई साहब, झट से बोलना, ए की वैल्यू भाई साहब एफ बाई, ठीक है। अब चर्चा करते हैं इसके यूनिट की। देखो एफ का फॉर्मूला होता है ma, मैं 2 जगह लिख रहा हूं भाई साहब, ध्यान रखना, फिर इसके बीच में रिलेशन भी निकालेंगे, है ना। इधर भी लिख रहा हूं F इक्वल्स टू ma, यहां लिख रहा हूं SI की बात, यहां लिख रहा हूं CGS की बात। SI में ये हो गया किलोग्राम, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन, है ना। और ये क्या होता है, ग्राम, और ये होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं डाइन। और जान लीजिए मैंने कहा था कि मैं इसके बाद इसको सॉल्व भी कराऊंगा। तो 1 न्यूटन का मतलब क्या सर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर अगर मुझे इसे डाइन में बदलना है तो किलोग्राम को बदलना पड़ेगा ग्राम में, तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ा, 1000 ग्राम। मीटर को 100 सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब लिखोगे तो 10 20 30 40 50, तो 10 पावर 5, तब आएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 5
10 टू द पावर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब कुछ समझने की कोशिश करिए आप। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट मास है m, मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के आपसे मैंने पूछ लिया एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन में क्या कर सकता हूं, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाय मास। और सुन लो, अगर मैं फोर्स लगाने से मास पर एक्सीलरेशन आ जाता है तो मैं 3 फॉर्मूले का यूज कर लगा सकता हूं। क्या क्या, तो पहला यूज है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2। और जान लीजिए ये वही टॉपिक है जिसमें आपको दिमाग लगाना है कि सर हम इसकी मदद से इसको कैसे सॉल्व करें और इसकी मदद से हम इसको कैसे सॉल्व करें। ये चीज आप जब बैठ के सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा इनके बीच का रिलेशन, और आपको फिजिक्स थोड़ी अच्छी हो जाएगी। मैं 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, कोई मतलब नहीं उसका, कोई मतलब नहीं भाई साहब। तुम कहोगे मेरा मास्टर क्या करा रहा है, लो लो भैया, ये इस ब्लॉक का मास है 6 किलो, इस पर एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, बोलो इस पर फोर्स कितना लगा होगा। भाई साहब ये मास था 6 किलो, सोचो जरा, फील करो 6 किलोग्राम, एक्सीलरेशन आया क्यों, तो फोर्स लगाया गया था। तो मैं पूछ रहा हूं कि 6 किलोग्राम पर मैंने कितना फोर्स लगाया कि उस पर एक्सीलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और मास अगर भाई साहब 6 किलो और ये है 4, तो आ जाएगा 24 न्यूटन। क्या आ जाएगा 24 न्यूटन। तो ये सबसे मतलब छोटा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, है ना। चलो क्वेश्चन में दूसरा देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन है। अब 12 केजी का मास है, उस पर फोर्स लगा दिया मैंने 24 न्यूटन का। अब मैं पूछ रहा हूं एक्सीलरेशन क्या होगा, कितना आसान है, देखो मैंने 24 न्यूटन में फोर्स लगा दिया, अब पूछा एक्सीलरेशन, तो सबसे आसान सा काम है, F इक्वल्स टू ma। तो फोर्स था 24 न्यूटन, मास है 12, एक्सीलरेशन चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ना। अब तीसरा फॉर्मेट देखिए, किस तरह ये ऑब्जेक्ट था, शुरुआत में रेस्ट में था, मास ले लो इसका 2 किलोग्राम, और मैंने इस पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, और 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो पूछा जा रहा है कि बताओ इस पर फोर्स क्या हो। कुछ नहीं करना भाई साहब, एक चीज जान लो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। सर मास कितना है आपका 2 kg, अगर मुझे बस एक्सीलरेशन पता चल जाए तो क्या क्या मेरे पास फोर्स पता चल जाएगा। आखिर मैंने इस पर कितना फोर्स लगाया कि रेस्ट में था और 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। पहले वो ब्लॉक रेस्ट में था, मैंने उस पर कितना फोर्स लगाया कि 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी बढ़ी ना, वेलोसिटी बढ़ी ना, क्यों बढ़ी, इसलिए बढ़ी बेटा क्योंकि मैंने इस पर फोर्स लगाया। तो वही पूछ रहा हूं कितना फोर्स लगाया, तो सर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास दिया है एक्सीलरेशन नहीं दिया है, तो क्या एक्सीलरेशन वेलोसिटी वाले इस रिलेशन से निकालेंगे क्या। सर वी दे दिया 20, तो यू था आपका 0, ए निकालना है, टाइम है 2, साफ साफ देख लो ए की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रख दे भैया ए की वैल्यू 10, तो भैया टोटल आ जाएगा 20 न्यूटन। मैं इस पे 20 न्यूटन लगाया हूंगा तब जाकर ऐसे हुआ होगा। अब मैं आपको तमाम क्वेश्चन इसमें तमाम क्वेश्चन में देता रहूंगा और आप लगाते रहिए, और कोई दिक्कत में आने वाली चीज नहीं भाई साहब, ठीक है। चलिए अब न्यूटन थर्ड लॉ, भाई साहब न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये क्या कहता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक बॉल है ए, एक बॉल है बी, अगर ये टच हो गए तो बी पर फोर्स जो लगेगा, बी पर जो फोर्स लगेगा, ये बना लेते हैं ना ब्लॉक थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है और इस वाले ब्लॉक पे इधर फोर्स, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो ए ने बी पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अच्छा बी ने ए पर फोर्स लगाया है, ए ड्यू टू बी। ये दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस होंगे इक्वल, और क्या होंगे सर, अपोजिट। ये माइनस क्या दिखा रहा भाई, ये तो दिखा रहा है कि इक्वल है, माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट होगा। तो ये आपके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है।
क्लियर है भाई? गन बुलेट पर धक्का लगाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल ये देख लो। आप नाव पे चढ़ते हो, तो नाव पे आप क्या करते हो? नाव पे आप क्या करते हो? मैं आपसे आंसर की उम्मीद कर रहा हूं, बताओ। मैं कोई बात नहीं। एक बलून लीजिए, सबसे अच्छा। बलून में एयर भर दीजिए और उसको ऐसे छोड़िए, तो बलून जो हवा क्या होगा, पीछे निकलेगा, तो वही वो चीज बलून उसकी वजह से क्या चलेगी? आगे चलेगी। बलून से क्या चलेगी? आगे की तरफ चलेगी। आप सबसे अच्छा, आप तैरते हो, तैरते हो तो क्या करते हो? हाथ से पानी को पीछे करते हो, तो पानी हमें किधर फोर्स लगाती है? आगे की तरफ। ठीक है। अब नाव में तुम पीछे की तरफ धक्का मारते हो, तो तुम आगे की तरफ जाते हो। इसी वजह से जिस नाव से तुम चढ़ते हो बेटा ना, वो नाव पीछे चली जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पैर से नाव को किधर धक्का मारा है? पीछे धक्का मारा है। तो नाव पे आप पे धक्का किधर लगाती है? आगे। तब आगे आते। ठीक है। और इसमें एक टॉपिक है जिस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं इसको करा चुका हूं एक छोटे से वीडियो में, मैं इसको साथ में भेज दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। एक इसमें रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, अगर देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, है ना? यहां पर ये गन है। अब आप लोग कहोगे भैया कैसे गन ले रहा हूं? मिल गया भाई, कर देते हैं। ये आपने लिया एक गन, ओके, कुछ अलग ही बन गया तो, है ना? और यहां थी बुलेट। भैया बुलेट हो गई फायर। बुलेट क्या हो गई भैया? बुलेट हो गई फायर भाई। ये आगे चली गई। लो भैया, यही वाली बुलेट लिया मैंने। ये बुलेट कहां चली गई? आगे। तो फायरिंग से पहले इसका मास ले लिया कैपिटल एम, और इसका वेलोसिटी 0, और गन का बुलेट का मास एम और इसकी वेलोसिटी 0। फिर मास ऑफ गन को कैपिटल एम, वेलोसिटी ऑफ गन को वीजी। मास ऑफ बुलेट को स्मॉल एम और वेलोसिटी ऑफ बुलेट को वी स्मॉल वी। तो ये सब तो पहले इसका मोमेंटम 0 था। मास इंटू वीजी प्लस एम इंटू वीबी। मुझे चाहिए एम इंटू वीजी, इसको इधर रख लो और इन सबको इधर ले आओ, तो माइनस एम इंटू वीबी। ये ध्यान रख लेना, कुछ कर नहीं रहा हूं, बस इसको इधर ले आ रहा हूं और इसको पलट दे रहा हूं भाई साहब। तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा? माइनस एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन। और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है ना? जो गन की वेलोसिटी होगी वो बुलेट के मास वेलोसिटी से जस्ट उल्टी होगी, है ना? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं?